क्या होता है बजट? लेमैन सेंस में बताओ, भूल जाओ ये मिनिस्टर निर्मला सीतारमन और यूनियन बजट, सिर्फ ये बताओ बजट क्या होता है? सर जो पूरा एक्सपेंडिचर होता है कि जो आने वाले टाइम में वो होगा, इम्प्लीमेंट होगा, वो होता है। और कोई बताओ क्या होता है बजट? जब एक वर्ड बोलते हैं हम लोग मेरे बजट में है, इसका क्या मतलब है? ये मेरे बजट के बाहर जा रहा है भाई। आई कैनॉट अफोर्ड दिस बिकॉज दिस इज गोइंग आउट माई बजट, क्या मतलब है? ये मेरे उसके बाहर जा रहा है, बजट के बाहर है मतलब हर आदमी अपना क्या बनाता है? बजट। बजट का सिंपल सा मतलब है मेरे पास कितना रुपए आया या कितना रुपए है, जाओ, और कितना रुपए मैंने क्या कर दिया? खर्च कर दिया। यही तो है बजट। मान के चलते हैं एक आदमी की सैलरी है 2 लाख रुपए मंथ, ये उसकी क्या हो गई? इनकम। अब इसी में वो कुछ एक्सपेंडिचर करेगा, है ना? अब इनकम बताओ क्या होती है? इनकम सिर्फ सैलरी होती है? बताओ। मैं अपना बजट बनाने बैठ गया मान लो, ठीक? तो बजट लिखा मैंने यहाँ पे, और बजट में सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा? अपनी सारी इनकम लिख ली, और यहाँ पे क्या लिख लिया? एक्सपेंडिचर। जब मैं दोनों चीज़ें देख लूँगा तो मुझे पता चल जाएगा मैं घाटे में चल रहा हूँ या फ़ायदे में। अब आम आदमी कैसे बजट बनाता है? आम आदमी मतलब हम सब लोग, पहले वो अपनी इनकम देखता है, उस इनकम के अंदर खर्चे रखने की कोशिश करता है, तो होता है ना? पर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है। गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करेगी? गवर्नमेंट को बहुत सारे काम करने हैं। गवर्नमेंट ये थोड़ी बोल देगी कि मैं फ्री एजुकेशन जो दे रही थी अब नहीं दे पाऊंगी। क्यों नहीं दे पाऊंगी? क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। गवर्नमेंट ऐसा बोलेगी? जब तक बैंकरप्ट नहीं हो जाती, फिर मजबूत नहीं दिख रही ना सरकार। तो सरकार के खर्चे तो ऑलमोस्ट फिक्स है, उतना खर्चा करना ही करना है। किसी बिजनेस में भी देख लो, या तो यहाँ गवर्नमेंट लगा लो या यहाँ बिजनेस लगा लो। अब मान लो किसी का क्लोथिंग शोरूम है, कपड़े का शोरूम है पलाशियों में, तो उसको रेंट तो देना ही देना है, कोई आए ना आए। कपड़े उसको खरीद के रखने ही रखने हैं, कोई आए ना आए। इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट लेना ही लेना है, मेंटेनेंस का कॉस्ट लेना ही लेना है, स्टाफ की सैलरी लेनी ही लेनी है, मार्केटिंग करनी ही करनी है। तो ये तो सारे फिक्स कॉस्ट है ना। एक आदमी आए या 1000 आदमी आए, क्या फ़र्क पड़ रहा है? उसको तो ये खर्चे निकालने ही निकालने हैं। अब जब उसको ये खर्चे निकालने हैं तो तुमको लगता है ऐसा आदमी ऐसे बजट बना लेगा कि मेरी इनकम हुई और फिर मैं खर्चा करूँगा? नहीं। उसने तो द डे ही स्टार्टेड हिज बिजनेस, गवर्नमेंट को भी मान के चलना, उसी दिन उसको प्रिजम्पशन था ना कि ये तो खर्चा होगा ही होगा। पहले ये खर्चा बना लो, फिर उसके बाद देखेंगे इनकम कहाँ से आई। तो ये थोड़ी मेरी इनकम नहीं हो रही है तो मैं इस बार इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दे पाऊंगा। उसको तो प्री प्लान्ड बैठना पड़ेगा ना कि इतना खर्चा होगा। अब क्योंकि उसको प्री प्लान्ड बैठना पड़ेगा, इसीलिए आएगा बजट का कॉन्सेप्ट। सेम चीज़ गवर्नमेंट भी करेगी, हर साल करेगी। यही चीज़ कि गवर्नमेंट हर साल करेगी, आर्टिकल 112 में लिखी हुई है। किसके लिखी हुई है? कॉन्स्टिट्यूशन के लिखी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड मेंशन्ड नहीं है। ये क्वेश्चन आता है, कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नाम का वर्ड नहीं है। उन्होंने बजट की जगह इसका नाम रख दिया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तुमसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा तो बजट ना लिख के वो ये लिख देगा AFS,
एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्योंकि हर साल आ रहा है तो एनुअल, क्योंकि एक्सपेंडिचर और रिसीट की बात हो रही है तो फाइनेंशियल। अब क्योंकि वो एक पेज पे शो करेंगी तो ये स्टेटमेंट है। समझ में आया? पक्का? बजट का कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा है? अब एक बात बताओ, दो चीज़ें बनाई थी, इधर लिखी थी क्या, इधर क्या लिखा था? इनकम को दूसरे वर्ड में रिसीट बोल दूं? बोलो कि रिसीव किया ये, और एक्सपेंडिचर मतलब खर्च किया। अब ये बताओ इनकम क्या हो सकती है एक आदमी की? इनकम क्या हो सकती है? कहाँ कहाँ से इनकम आती है? सैलरी, इसके अलावा बताओ। प्रॉफिट किसी बिजनेस से। मान लो उसने कुछ पैसा उधार दे रखा है मार्केट में तो इंटरेस्ट रेट है ना, कहीं से उसको मान लो रेंट मिल रहा है ना, पैसा उधार पे दे रखा है उससे इंटरेस्ट आ रहा है, इनकम है। कोई बिजनेस कर रहा है वहाँ से प्रॉफिट हो रहा है तो इनकम है। कहीं से रेंट आ रहा है तो इनकम है। कहीं से सैलरी आ रही है तो इनकम है। अगर वो लोन लेके आया तो ये भी तो इनकम है, उस टाइम तो इनकम है ना। अभी एसेट लायबिलिटी की बात बाद में करेंगे कि भैया लोन ले आया तो फिर तो गलत है। अभी मैं तुमसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि वो अपना बजट बनाने बैठा है, इधर लिख रहा है कि क्या क्या कमा रहा हूँ, इधर लिख रहा है क्या क्या खर्च कर रहा हूँ। अगर वो कहीं से लोन ला रहा है तो वो भी क्या है? इनकम है। अगर वो अपनी कोई पुरानी प्रॉपर्टी सेल कर दे तो भी इनकम है। तो अब ये सारी सेम चीज़ें तो गवर्नमेंट पे भी लागू हो जाएंगी। खुद बताओ, अगर गवर्नमेंट कल को मान लो बीपीसीएल बेच दे, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, बेचती रहती हैं गवर्नमेंट कंपनियां, उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, अभी समझाएंगे। तो गवर्नमेंट की इनकम होती है। गवर्नमेंट कई बार लोन उठाती है मार्केट से, गवर्नमेंट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ रेंट पे होती हैं। गवर्नमेंट किसी कंट्री को मान लो लोन दे दे तो वहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है ना। फिर उसके बाद गवर्नमेंट की कई कंपनीज चलती हैं, इंडियन ऑयल, उससे आने वाला प्रॉफिट। ठीक, अब उसके बाद सैलरी में हम लोग गवर्नमेंट फिट नहीं हो रही क्योंकि गवर्नमेंट किसी के लिए काम नहीं करती है, एक आम आदमी में ये सारी चीज़ें फिट हो जाएंगी। ठीक, अब एक्सपेंडिचर बताओ, गवर्नमेंट के सेंस में छोड़ो, एक आदमी के सेंस में बताओ क्या एक्सपेंडिचर हो सकता है उसका? कुछ तो उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा। कंजम्पशन वर्ड से मत डरो, कंजम्पशन मतलब खाया पिया बराबर, कोल्ड ड्रिंक पी ली, खर्चा हो गया, लेकिन उस खर्चे का कोई वैल्यू है नहीं। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, कुछ खर्चे ऐसे भी होते हैं कि तुमने प्रॉपर्टी खरीद ली, तुमने बच्चे को स्कूल भेज दिया, ये तो तुम्हारे एसेट है ना, है ना। और ये वाला खर्चा तुम्हारा एसेट नहीं है, तो खर्चे भी दो हिस्सों में बढ़ जाएंगे। सेम गवर्नमेंट के साथ भी होगा, है ना। अब देखो ये लिखा बजट, ठीक। बजट को कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहते हैं? ठीक। अब हर साल ये पास कराना क्यों ज़रूरी है बताओ? ये जो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा था, टोटल इनकम, ये किसके पैसे की आ रही थी? सिटीज़न। अरे सिटीज़न ने जो टैक्स दिया उसी से तो आ रहा है ये सब। गवर्नमेंट तो इसकी कस्टोडियन है। अब गवर्नमेंट, मान लो एक ये पिगी बैंक है, इस पिगी बैंक में सिटीज़न का सारा पैसा आ रहा था, ये सरकार की इनकम बॉक्स था। अब सरकार से निकाल के क्या करती? यही तो होता। अब गवर्नमेंट को अगर इस डब्बे से पैसा निकालना है तो किसकी परमिशन पड़ेगी? अरे ये मेरा प्राइवेट डब्बा तो है नहीं कि मैं गया और मैंने गुल्लक फोड़ी पैसे निकाल लिए, ये तो गवर्नमेंट का पैसा है ना। तो गवर्नमेंट को हर साल इस बॉक्स की चाबी लगाने के लिए किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी। किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? जिसका पैसा है।
पैसा किसका है? पब्लिक का। अब 140 करोड़ लोगों से पूछूं क्या? ये 140 करोड़ लोगों को हर 5 साल मौका मिलता तो है कि अपनी तरफ से एक नेता भेज दो। यही तो होता है। अब जब निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश करेंगी कि देखो भैया ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, मैं पैसा निकाल लूँ, मैं ये खर्चा कर लूँ, तो यहाँ बैठे 543 लोगों से पूछना पड़ेगा। इसी को कहते हैं कि आज बजट पेश किया। क्योंकि अगर ये 543 लोग मना कर देंगे तो मतलब क्या हुआ? मुझे तुम्हारे बजट में कॉन्फिडेंस नहीं है, इसीलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा और सरकार तुरंत गिर जाएगी। समझो बात को। आर्टिकल 112 कहता है कि गवर्नमेंट हर साल क्या करेगी? बजट दिखाएगी, क्या इनकम क्या एक्सपेंडिचर। अब क्योंकि ये पैसा किसका है? पब्लिक का, परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? पब्लिक से। क्या मैं 140 करोड़ लोगों से पूछ सकता हूँ? नहीं। तो 140 करोड़ लोगों को हर 5 साल मौका दे दिया, किस चीज़ को चुनने का? अपना लीडर। ये सारे लीडर आके यहाँ बैठ गए। जब ये सारे लीडर यहाँ बैठ गए तो सरकार हर साल अपनी तरफ से अपने फाइनेंस मिनिस्टर को भेजती है और फाइनेंस मिनिस्टर से बोलती है जाइए और सबको अपना इनकम एक्सपेंडिचर बताइए। अगर आप की बात मानते हैं तो सरकार चलेगी। अगर अब इसमें से मान लो 543 में से आधे लोग इस बजट को कॉन्फिडेंस में ना ले, हमें नहीं समझ में आ रहा कि तुम सरकार नहीं चला पाओगे, तो सरकार गिर जाएगी। तो बजट एक तरीके की परमिशन होती है जब तुम कंट्री के लोगों से एक तरीके से इनडायरेक्टली परमिशन ले रहे होते हो कि मैं ये खर्चा करूं या ना करूं। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? अगर बजट पास नहीं होगा तो सीधा नो कॉन्फिडेंस होगा, सरकार गिर जाएगी। ये चीज़ हमेशा याद रखना, बजट इतना इंपॉर्टेंट होता है। अब सरकार को पता है ना यार 543 में इतने एमपी तो मेरे ही हैं, तो ये तो यस बोलेंगे ही। समझ में आ रहा है? ये बजट, ये रिसीट मतलब इनकम, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर। अब रिसीट देखो 2 तरीके की हो सकती है, बताओ कैसी? रिसीट कैसी कैसी हो सकती है? एक तो टैक्स रिसीट हो सकती है कि टैक्स से पैसा आया है ना, और नॉन टैक्स हो सकती है। मतलब आपने कुछ इनकम की 20 लाख रुपए, मैंने आप पे 30% इनकम टैक्स लगाया, ये पैसा कहाँ आ गया? टैक्स में, है ना। लेकिन मान लो तुमने कल कोई कंपनी बेची, है ना, या मान लो तुमने, जैसे मान लो सरकार ने कोई मेला लगा रखा है, सरकार ने लखनऊ महोत्सव चला रखा है, लखनऊ महोत्सव की टिकट खरीदोगे, पैसा किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास। तुम ट्रेन से चलते हो, पैसा किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास। ठीक, एयरपोर्ट पे जाते हो, कुछ फ़ीस देते हो, मान लो वो जो टिकट होती है उसमें कुछ एयरपोर्ट फ़ीस होती है, पैसा किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास, है ना। तो क्या ये सारा पैसा टैक्स है? मैंने जो ट्रेन की टिकट खरीदी वो टैक्स थोड़ी है, वो तो सर्विस है ना। तो ये वाला पैसा जो गवर्नमेंट के पास आएगा ये नॉन टैक्स में चला गया, फीस, है ना। अब मान लो सरकार कोई कंपनी बेच दे, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। जब सरकार अपनी कोई कंपनी बेच देती है प्राइवेट कंपनी को, तो उसको क्या कहते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट से आया हुआ पैसा भी क्या है? नॉन टैक्स। कोई फीस आई तो वो क्या हुई? नॉन टैक्स। सरकार ने कहीं पैसा उधार पे दे रखा था, उससे उसको क्या आया? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कैसा पैसा हुआ? नॉन टैक्स। यहाँ तक समझ में आया? अब टैक्स देखो मोटे मोटे बहुत तरीकों के होते हैं, लेकिन 2-3 तरीकों के टैक्स समझ लो।
इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। एक तो होता है इनकम टैक्स, ये सब समझते होगे, बाकी मैंने वो लिखवा ही रखा है कि कितने टैक्स पे क्या लगेगा, बता रखा है ना? नहीं, हाँ ये चीज़ समझा रखी है ना, वो फैक्चुअल चीज़ है, मैं तुम्हें कंसेप्चुअली बता दे रहा हूँ। देखो इंडिया में चलता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ये बताया होगा। हाँ, जितनी आपकी इनकम बढ़ेगी उतना आप पे टैक्स लगेगा। यूएस में ऐसा नहीं है, यूएस में रिग्रेसिव टैक्सेशन है। यूएस के लोग कहते हैं तुम और पैसा कमाओ, तुम जितना पैसा कमाओगे सरकार तुम पे उतना कम टैक्स लगाएगी ताकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाओ। अब तुम ये मत सोचो सरकार पैसे क्यों कमवा रही है, अरे भाई जितना ज़्यादा पैसा कमाएगा उतनी फैक्ट्री लगाएगा, जितनी फैक्ट्री लगाएगा उतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा, है ना? तो ले देके सरकार के पास तो उतना आ ही जाएगा। अरे मैं रतन टाटा से ज़्यादा टैक्स लूँ, इससे अच्छा ये नहीं रतन टाटा से कम टैक्स लेके रतन टाटा को ज़्यादा बिजनेस करने दूँ, तो रतन टाटा ज़्यादा लोगों को नौकरी देंगे तो ज़्यादा लोगों से टैक्स आएगा ना, भले थोड़ा थोड़ा आए और नौकरी भी मिलेगी। तो यूएस रिग्रेसिव है, इंडिया प्रोग्रेसिव है। इन इंडिया एज योर इनकम इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ टैक्स दैट विल बी इम्पोज्ड ऑन यू विल इंक्रीज। समझ में आया? अब देखो इनकम टैक्स सबको मालूम है, मोटा मोटा मैंने क्या इनकम की उसमें से कुछ टैक्स कट जाता है, वो इनकम टैक्स। अब सेम चीज़ जब एक आदमी पे लगे, एक इंसान पे लगे, तो उसको क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स। बट यही इसी तरीके का टैक्स जब किसी कंपनी पे लगता है तो उसको बोलते हैं कॉरपोरेट टैक्स। समझ में आ रहा है? एक कंपनी ने 1000 करोड़ का प्रॉफिट किया, देखो एक आदमी मान लो 20 लाख रुपए सैलरी कमाई, उस पर कुछ टैक्स लग गया, ये उस पर लग गया, इसको क्या बोला तुमने? इनकम टैक्स। लेकिन एक कंपनी ने मान लो 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया, अब इस प्रॉफिट पे भी तो कुछ टैक्स लगाओगे, क्योंकि कंपनी इज ऑल्सो अ लीगल एंटिटी, कंपनी इज ऑल्सो अ लीगल एंटिटी। अब कंपनी पे भी कुछ टैक्स लगेगा, इसी कंपनी को बोलते हैं, कंपनी टैक्स को क्या बोलते हैं? कॉरपोरेट टैक्स। बीजेपी गवर्नमेंट आने से पहले इनकम टैक्स क्या था? कॉरपोरेट टैक्स ज़्यादा हुआ करता था। इनकम टैक्स लेते थे हम 10, 15, 20% के हिसाब से, और कॉरपोरेट टैक्स लेते थे 30% के हिसाब से। मतलब तुमने 100 रुपये कमाए तुम्हारी कंपनी ने, तो 30 रुपये किसको दे दो? गवर्नमेंट को। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने इसको 30% से कर दिया 22%, मतलब कॉरपोरेट पे टैक्स कम कर दिए। अब एकदम से इसमें कूदने नहीं लगना है, तो गलत किया, कंपनी तो ऑलरेडी कमा रही है। इसके पीछे भी एक लॉजिक है ना भाई, जब तुम कंपनी से कम टैक्स लोगे तो कंपनी ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लगाएगी। अभी अपने आप को एक कॉरपोरेट का ओनर समझो, तुम 100 रुपये कमा के लाए, सरकार ने तुमसे 30 रुपये खींच लिए। तुम 1000 रुपये लेके आए, सरकार ने तुमसे 300 रुपये खींच लिए। समझ में आ रहा है? तो तुम इन्वेस्टमेंट दूसरी कंट्रीज़ में करना चाहोगे ना, तो इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहे। तो कोशिश करनी चाहिए टैक्सेशन कम हो, ठीक। अब इसी में एक टैक्स आ जाएगा तुम्हारा जीएसटी टैक्स, है ना। अब देखो इसके बाद एक और टैक्स होता है कैपिटल गेन टैक्स। ये न्यूज़ में है 2 साल से, इसी पे क्वेश्चन मेरे हिसाब से बनना चाहिए। कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल क्या होता है? पूंजी। कैपिटल मतलब कुछ भी हो सकता है। एक किसान के लिए जो उसके पास 2 बैल हैं वो भी कैपिटल है, ये बोर्ड भी एक कैपिटल है। समझ में आ रहा है? तो कैपिटल तो असेट ही तो हुआ। कैपिटल मतलब पूंजी। पूंजी मतलब हमेशा पैसा नहीं होता भाई, सोना भी तो कैपिटल है। जो चीज़ तुमको कमा के दे दे वो कैपिटल, क्योंकि तुरंत नहीं है ना, लिक्विड, चलते फिरते नहीं बेच सकते कि लो मेरी चेन और मुझे सामान दे दो। समझ में आ रहा है तो तुम्हारा एसेट ही। अभी मैं समझाऊंगा एसेट लायबिलिटी भी। देखो अब कॉरपोरेट गेन टैक्स क्या होता है? ये कैपिटल गेन टैक्स। सरकार कहती है जब तुम कोई कैपिटल अपने पास रखे हुए हो, जैसे लैंड, गोल्ड, कोई बॉन्ड, कोई स्टॉक, कोई शेयर, कोई प्रेफरेंस शेयर, कोई प्रेफरेंस शेयर, कोई स्टॉक, कोई शेयर, कोई प्रेफरेंस शेयर, कोई
कोई तुम्हारे पास जैसे मान लो शेयर, ये सब क्या है तुम्हारे कैपिटल्स हैं, है ना। सरकार कहती है जब तुम इनको बेचोगे तो कुछ फ़ायदा होगा। तुमने खेत खरीदा था 2 लाख में, बेचने गए तो 20 लाख का बिका, ये प्रॉफिट हुआ 18 लाख। सरकार कहती है इस पे भी टैक्स दो। ओहो, क्या यही सिस्टम है सरकार? अरे ऐसे मत सोचा करो, यहीं ये गवर्नमेंट हर जगह चलता है कैपिटल गेन टैक्स। तुमने कुछ पूंजी खरीदी, उस पूंजी से कुछ प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट पे सरकार कहती है एक हिस्सा दे दो। कैपिटल पे जो गेन किया है तुमने उसका टैक्स, ये तुम्हारा कैपिटल था 2 लाख का, इस पे गेन किया कितना 18 लाख, इसीलिए तो 20 लाख का बिका। इस कैपिटल पे जो गेन किया उस पे कुछ टैक्स दो, इसको बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। समझ में आया? पक्का बताओ, है ना। कैपिटल गेन टैक्स पूछ सकता है एग्जाम में, पूछ तो ये भी सकता है, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, तो ब्लैक है। मैंने कई बार बोला ब्लैक और इलीगल में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? तुम कह रहे हो मेरे पास कुछ गोल्ड रखा था, है ना, और तुमने जाके गोल्ड मार्केट में क्या कर दिया, सेल, और इस गोल्ड से कुछ प्रॉफिट हो गया। अब तुमको अपना कैपिटल गेन टैक्स बचाना था, इस वजह से तुमने गवर्नमेंट को इस पूरे ट्रांजैक्शन की नॉलेज नहीं दी। यही तो कह रहे हो, है ना। तो मान लो कल तुमसे जब बोला जाएगा कि अपनी इनकम का ब्यौरा दो, किसी वजह से भी बोला जा सकता, हो सकता है तुम इलेक्शन लड़ो, हो सकता है तुम किसी करप्शन केस में फंस जाओ, किसी भी वजह से तुमसे बोला जाएगा कि अपना ब्यौरा दो, अपना क्या तुम्हारे पास है क्या नहीं, तो तुम इसको शो कर पाओगे? शो नहीं कर पाओगे। शो देखो करना ज़रूरी है ना यार। अब तुम समझो, अब पैसा किस लिए कमाते हैं बताओ? किस लिए कमाते हैं पैसे को? एक तो होता है तुम्हारा जो बेसिक खर्चा है फैमिली चलाने का, इसलिए ज़रूरी है, यहाँ तक बात समझ में आती है। इसके ऊपर एक चीज़ होती है लग्जरी। अब जब अनाप शनाप कमाओगे तो BMW लेने का मन नहीं करेगा। एक नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूँ मैं, एक्सेप्शन तो हर जगह होंगे। ये BMW कहाँ से लोगे? वाइट मनी से। अपने नाम तो नहीं ले पाओगे, कैसे प्रूफ करोगे तुम्हारी है? अब तुम्हारी सैलरी है 1 लाख रुपए और गाड़ी ले आए 80 लाख की, कैसे? कहाँ इन्वेस्ट करके? ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट करके ना। कहाँ इन्वेस्ट करोगे? डरो मत, बताओ कहाँ सेव करोगे? सेव कहाँ करोगे तो बताओ, डरो मत। ये क्यों सोच रहे हो कि मैं गुस्सा? 50, तुम ये कह रहे हो तुम्हारी 1 लाख सैलरी है, 50-50 हज़ार करके सेव करोगे। कहाँ सेव करोगे? घर पे? हाँ हाँ, घर पे करोगे? अरे मेरे भाई, जब तुम्हारी ये 1 लाख वाइट इनकम है तो तुम उसमें छुपा क्यों रहे हो? दिखाओगे इससे, लोगे उससे, तो ये चीज़ कर लोगे। अब चलो थोड़ा और बड़ा खर्चा देखते हैं। चलो मान लो 5 करोड़, 5 करोड़ की कार खरीदनी है आप, बताओ तो। अरे यार, ये कैसे रीजंस हैं भाई बहन से लेके, और तुम्हारे पापा को किसी ने कुछ दिया आज तक? बताओ, खुल के बताओ, क्या दिया है? क्या दिया है? चीज़ बताओ। अब देने के तुमको अपना पेन दे देंगे, फ़ोन थोड़ी देंगे। ताऊ जी ने दे दिए और उसमें कुछ बदले मांगा भी नहीं। किसके नाम है वो? नाम किसके है? तो उन्होंने अपने हिस्से का पैसा दिया, उन्होंने तुम्हारे पापा को कहाँ दिया? जब आधे पैसे दिए और आधा खेत लिखवा ली तो तुम्हारे पापा को कहाँ दिया? तुम हमको ये बताओ ना, कोई ऐसे कुछ भी देता है?
कौन देता है बताओ? कोई नहीं देता है भाई, जेन्युइनली बता रहा हूँ, कौन देता है? तुम अपने पापा से पूछना। अब तुम कह रहे हो मेरे ताऊ जी ने पापा को पैसे दिए और आधा खेत भी लिखवा लिए, तो दिया कहाँ? दिया कहाँ कुछ भी? ये मत समझो कि मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारी फैमिली मेरे लिए, कोई नहीं देता है भाई। देखो कोई नहीं देता है, सबको पता होता है कहाँ तक का देना है। तुम मुझसे 500, 1000, 2000 की चीज़ ले लोगे, मैं दे दूँगा, है ना? अब तुम मुझसे बोलोगे नहीं मेरे को ये तुम्हारा 2 लाख का आइटम चाहिए, तो नहीं दूंगा ना भाई, नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। अब देखो मैं ये कह रहा हूँ, देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है ब्लैक इनकम, और ये मत समझना मैं उड़ा दिया, समझना है तो पूछ लेना। एक होता है ब्लैक मनी, एक होता है इलीगल मनी। ब्लैक मनी इलीगल हो ज़रूरी नहीं है। इलीगल मनी वो होता है जो तुम इलीगल कामों से कमाते हो। किडनैपिंग की कमा लिया, एक्सटॉर्शन किया कमा लिया, ड्रग बेची कमा लिया। जो ऐसे काम है जो सरकार प्रोहिबिट करती है, उससे होने वाली कमाई होता है इलीगल मनी। पर ये जो मैं गोल्ड बेच खरीद रहा हूं, ये इलीगल है? नहीं भाई, इलीगल कहाँ है गोल्ड बेचना? ज़मीन बेचना इलीगल है? लीगल है, पर मैं सरकार को उसका ब्यौरा नहीं दे रहा हूँ, वो हो गया ब्लैक मनी। तो तुम ये जो गोल्ड इकट्ठा करोगे, हो सकता है तुमने इसी से खरीदा हो, पर अगर तुम गवर्नमेंट को शो नहीं करोगे तो तुम्हारा थोड़ी माना जाएगा। अब तुमने मुझे 5 करोड़ रुपए दे दिए और बोला भैया जाके खेत खरीद लेना, मैंने खेत अपने नाम खरीद लिए। तुम कितना रोते रह जाओ मेरा है, गवर्नमेंट तो मेरा ही मानेगी, गवर्नमेंट तो ये मेरा ही मानेगी ना। तो गोल्ड जिसके नाम से खरीदा जाएगा, गोल्ड उसी का माना जाएगा। इसीलिए लोगों को वाइट मनी चाहिए होता है, क्योंकि तुम एक बार में ब्लैक मनी से क्या क्या खरीदोगे? तो मान लो अब तुम्हारी सैलरी है 1 लाख रुपए, तुम लेने जा रहे हो मर्सिडीज, वो ले देगा ही नहीं, उसकी EMI 60-70 हज़ार बनेगी, कोई बैंक नहीं पास करेगा तुम्हारा लोन। कैसे पास कर दूं? साल भर में जोड़ के 12 लाख कमा पाओगे और गाड़ी लेने आ गए 1 करोड़ की। 30 to 40% ही तुम्हारा लोन सैंक्शन होता है सैलरी का। ये थोड़ी होता है कि 100 रुपये सैलरी है तो 100 रुपये लोन मिल गया, नहीं। वो ये भी तो देखेगा तुम्हारी दे पाने की औकात है कि नहीं। अब तुम्हारी 100 रुपये में मान लो 30 रुपये के हिसाब से दे पाने की औकात है, 30,000 रुपये महीने, तो साल भर में 3,60,000 तो दे पाओगे। अब 30 साल लगेंगे तुमको वो BMW खरीदने में। तो इसीलिए वाइट मनी होता है। जो लोगों के पास ब्लैक होता है उसको वाइट कर दे, वो वाइट कर दोगे तो क्या होगा? तुम उस चीज़ को मार्केट में यूज़ कर पाओगे। अब वाइट करने के लिए तुमको कैपिटल गेन टैक्स देना ही पड़ेगा। अगर तुमने ये टैक्स ही नहीं दिया तो वो तुम्हारा नहीं है, गवर्नमेंट थोड़ी मानेगी। बहुत तरीके हैं, पर उसके लिए अलग तरीके हैं, अलग जगह मिलना पड़ता है, अलग तरीके से मिलना पड़ता है। फिर तुम स्टूडेंट थोड़ी रह जाओगे। सामने क्या होता है देखो, हम अब इस चीज़ को छोड़ो। इलीगल और ब्लैक मनी याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्योंकि इलीगल और ब्लैक होता है। GST हमने कई बार समझा हुआ है, ठीक। अब ये हो गया तुम्हारा क्या? रिसीट, नॉन टैक्स और टैक्स, ठीक। अब देखो एक चीज़ और समझ लो यहाँ पे, असेट और लाइबिलिटी। एसेट क्या होता है? हाँ, जिससे रुपए वापस आए। और लाइबिलिटी क्या होती है? जिससे रुपए जाए। मैंने कार खरीदी तो एसेट आएगी कि लाइबिलिटी? हाँ, अगर कार टैक्सी में देती तो एसेट में आएगी। जो चीज़ तुमको कमा के दे वो क्या होती है? एसेट। और जो चीज़ तुमको तुम्हारा पैसा कम कर दे वो क्या होती है? लाइबिलिटी, है ना। तो मैंने अगर लैंड खरीदा तो कैपिटल क्या हुआ? एसेट की लाइबिलिटी, एसेट की लाइबिलिटी। और
है ना, इतना सब समझते हो एसेट लायबिलिटी। बैंक ने एक मान लो रिजवान नाम का लड़का है, रिजवान नाम के लड़के को 1 लाख रुपए लोन दे दिया। ये 1 लाख रिजवान के लिए एसेट है कि लायबिलिटी? लायबिलिटी है ना, क्योंकि रिजवान को लौटाना है वापस। और बैंक के लिए क्या है? एसेट है ना। अब देखो, मतलब इससे एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि बैंक जो लोन देती है वो बैंक के लिए क्या है? एसेट, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करती है कि 100 रुपये दिया, ब्याज भी आएगा। अगर ये ब्याज आना बंद हो जाए तो लायबिलिटी बनेगी, है ना। पर ये जिस चीज़ को एसेट बोल रहे हो उस चीज़ को लायबिलिटी कैसे बोलेंगे? कुछ थ्रेशोल्ड होगा। जब तुम 3 महीने तक अपनी किस्तें नहीं देते हो तो बैंक ने तुमको जब पैसा दिया था वो क्या समझ के दिया था? एसेट। जब तुम 1 महीने किस्त नहीं दोगे तो बैंक तुरंत बोलेगी क्या कि लायबिलिटी हो गई? नहीं, सोचेगी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है ना। अरे मेरे भाई, मैं 15 महीने से किस्त दे रहा था, 16वें महीने नहीं दे पाया तो बैंक तुरंत इसको लायबिलिटी मान लेगी। 17वें महीने, खुद से बोलो, तुमने किसी को लोन बांटा, तुम बैंक को 15 महीने उसने EMI दी, 16वें महीने नहीं दे पाया, क्या करोगे? वार्निंग दोगे। 17वें महीने वार्निंग दोगे, 18वें महीने दोगे वार्निंग? और खुद से बताओ, खुद बताओ, दिल पे हाथ रख के। नहीं दोगे ना। बस सरकार भी यही करती है। जैसे ही तुम्हारे 90 दिन हो जाते हैं, 90 दिन मतलब कितनी EMI? 3 EMIs। तुम 3 EMIs पे डिफ़ॉल्ट करते हो, वैसे ही सरकार मतलब बैंक अपने एसेट को जो तुम्हें लोन दिया था, क्योंकि उस लोन ने अब परफॉर्म करना बंद कर दिया। परफॉर्म मतलब वो तुमको इंटरेस्ट दे रहा था हर महीने 100 रुपये पे 2 रुपये 2 रुपये 2 रुपये उसकी परफॉर्मेंस थी। अब वो 2-2 रुपये की परफॉर्मेंस बंद हो गई, तो जो एसेट थी उसने परफॉर्म करना बंद कर दिया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसी को बोलते हैं NPA। आता है बैंक न्यूज़पेपर में वो NPA कि ये NPA घोषित हो गया। देखो, तुमको मैम ने फैक्चुअल चीज़ें सारी बता दी हैं, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे पढ़ाना नहीं है। क्वेश्चन उसी से आएगा। मैं तुम्हें कंसेप्चुअली थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ, तुम्हारा इंटरेस्ट जाग जाएगा। उसके बाद तुम जाके वो बस फैक्ट्स रट लेना, क्वेश्चन आएंगे। पर मैं तुमको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें बजट में थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए। ठीक, अब देखो, इसके बाद हम क्या देख रहे थे? कैपिटल गेन टैक्स समझ गए, NPA समझ गए, रिसीट समझ गए। अब इसके बाद नहीं, इनकम समझी ना हमने। रिसीट मतलब इनकम, ये समझ ली, टैक्स और नॉन टैक्स। अब इसके बाद किस पे आ गए? किस पे आ गए? इसमें एक चीज़ और समझ लो, डिसइन्वेस्टमेंट वर्ड और पकड़ लो। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? क्या होता है डिसइन्वेस्टमेंट? बताओ। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कहीं पे पैसे लगाना, एनर्जी लगाना, यही तो है इन्वेस्टमेंट। हर चीज़ पैसे नहीं होती, एनर्जी मेहनत भी होती है। इन्वेस्टमेंट हो गया, तुमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया। अब तुम मान लो, जैसे मान लो तुमने किसी कंपनी में 100 रुपये लगा रखे थे, 100% ओनरशिप थी। अब तुमने 100% ओनरशिप में से मान लो 25% ओनरशिप दे दी, तो तुमने अपने इन्वेस्टमेंट को कम कर लिया। इसी को क्या बोलोगे? डिसइन्वेस्टमेंट। तो कंपनी क्या करती है? देखो, सरकारें क्या करती हैं। मान लो गवर्नमेंट ने एक कंपनी बनाई, रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी। अब गवर्नमेंट को पता चल गया कि रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाने में मेरा तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, जो आता है रोड बना के निकल जाता है, गड्ढे हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। इससे अच्छा है मैं 25-30 साल के लिए टाटा या रिलायंस को दे दूं, गड्ढे होंगे तो वो खुद भरेंगे, है ना। तो मान लो मेरी कोई कंपनी थी, रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसमें से मैंने कुछ % हिस्सेदारी, मान लो ये 100 करोड़ की कंपनी थी, मैंने रतन टाटा जी से 25 करोड़ रुपए ले लिए और अपनी 25% हिस्सेदारी किसको दे दी? टाटा को। तो मैंने अपने इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया। तो डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट कंपनी
अपनी कुछ हिस्सेदारी प्राइवेट सेक्टर को दे देती है, तो उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। वो 1% की भी हो सकती है, वो 100% की भी हो सकती है। 100% हो जाती है तो डिसइन्वेस्टमेंट वर्ड सही नहीं है, क्योंकि अब तो तुमने पूरी ही बेच दी, तो उसको बोलेंगे प्राइवेटाइजेशन, है ना। अब देखो 51% स्टेक होता है अगर तुम्हारा कहीं पे, तो से लास्ट से किसका होगा, जिसका 51% हिस्सेदारी होगी, क्योंकि डिसीजन मेकिंग होती है, इसीलिए 1% रखते हैं कि डिसीजंस ले सके। समझ में आ रहा है। अब जैसे ही 51, जब तक सरकार और प्राइवेट कंपनी इस रेशियो में खेलती है तब तक वो गवर्नमेंट कंपनी ही कहलाती है कि डिसइन्वेस्टमेंट हो रखा है। जिस दिन ये 50-50 हो गया उसी दिन इसको क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि अब गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग में नहीं रही, गवर्नमेंट करती है। जैसे मान लो उसके पास कोई कंपनी है 100 करोड़ की, उसको 10 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, वो 10% बेच देगी और 10 करोड़ जुटा लेगी, तो ये भी तो उसकी इनकम हो गई, इनकम ही तो है। अब बेच के आए चाहे जैसे भी आए। हाँ, एनएलयूज़ तो ऑटोनॉमस है भाई, उनका सिस्टम अलग है। हाफ प्राइवेट हाफ गवर्नमेंट का मतलब देखो, एनएलयूज़ होते हैं ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस का क्या मतलब है, स्वतंत्र। गवर्नमेंट क्या करती है, कभी कभी गवर्नमेंट को पता रहता है गवर्नमेंट की सारी चीज़ें बेसिकली कौन चलाता है। नो डाउट ये इंटेलिजेंट है, बट एक्सपर्ट नहीं है ना। आईएएस को तो पॉलिटी भी आ रही है, ज्योग्राफी भी आ रही है, साइंस भी आती है, इकोनॉमिक्स भी आती है, सबका थोड़ा थोड़ा आता है ना। लेकिन एक तुम आईएएस ऑफिसर को साइंस लैब में खड़ा कर दो, नहीं कुछ कर पाएगा, है ना। या यही लॉजिक से एनएलयूज़ बनाए गए। उन्होंने बोला कि जो लॉ का एक्सपर्टीज़ है वो तो लॉ के प्रोफेसर के पास ही है, तो हमको कोई भी स्टेट इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, क्योंकि फिर यूनियन बाजी भी तो होगी ना। सरकारी कॉलेज में यूनियन भी बनेंगी, चुनाव भी होंगे, उनको ये सब नहीं कराना था। तो उन लोगों ने, जैसे मोस्टली एनएलयूज़ ने क्या कर रखा है, सरकार से लॉ पास करवा रखा है, सरकार से ज़मीन ले रखी है बहुत सस्ते में, ये 2 हेल्प ले लेती है वो, और थोड़ा सा स्टेट का प्रोटेक्शन। इसके अलावा वो बोलती है हमको तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, बच्चों से फीस ले लेंगे पर अपनी इंडिपेंडेंस बना के रखेंगे। ऑटोनॉमस है, समझ में आ रहा है। गवर्नमेंट एड नहीं है, मोटी मोटी एड है कि गवर्नमेंट ने बिल्डिंग बना दी, ये बजट से लेना देना इसका कुछ नहीं है। एनएलयूज़ ऑटोनॉमस होते हैं, कहने को गवर्नमेंट है पर गवर्नमेंट नहीं है। ये सेम चीज़ आईएम में भी है। अब तुम देखो ना, अगर ये प्राइवेट होता तो यहाँ रिजर्वेशन नहीं लग रही होती, रूल्स वो गवर्नमेंट की फॉलो कर रहा है, पर गवर्नमेंट उसको अपना काम खुद करने दे रही है। जैसे इसरो, अब इसरो में मोदी जी खुद बैठ जाएं, क्या करेंगे वहाँ पे, तो वो कुछ नहीं बोलते हैं। कुछ लोगों को ऑटोनॉमस छोड़ दिया जाता है कि तुम अपना काम खुद से कर लो, समझ में आ रहा है, ताकि तुम्हारी एफिशिएंसी खराब ना हो। हमने डिसइन्वेस्टमेंट समझ लिया। अब इसके बाद देखो क्या बचा, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू समझ गए, नॉन टैक्स रेवेन्यू समझ गए। अब बचा क्या, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितने तरीके के हो सकते हैं, बताओ बताओ। खर्चा कितने तरीके का हो सकता है आदमी का, देखो एक्सपेंडिचर को हम 2 में बांटते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसा कोई भी खर्चा जो तुम्हारी एसेट बढ़ाए वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ऐसा कोई भी खर्चा जिससे तुम्हारे एसेट पे कोई फ़र्क ना पड़े वो क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
भारत सरकार ने 3 लाख करोड़ डिफेंस के लिए निकाले कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जाके प्रोटेक्ट करना है, इंडिया चाइना बॉर्डर प्रोटेक्ट करना है। इसके कुछ इस पैसे का कुछ रिटर्न है? तुम खुद बताओ। जो आर्मी में मैंने सैलरी दे दी, जो आर्मी को मैंने वेपन्स खरीद के दिए, जो आर्मी को बुलेट्स खरीद के दी, उस पैसे का कोई रिटर्न है? बताओ। तो ये खर्चा तो है ना, लेकिन खर्चा तो है ही। तो ये कैसा खर्चा बन गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में 4 चीज़ें आती हैं, वो 4 के अलावा जो भी खर्चा होगा वो कैसा होगा? देखो, खर्चा होगा, खर्चा 2 तरीके का होगा, या तो रेवेन्यू या कैपिटल। रेवेन्यू खर्चे में मेरा कोई एसेट नहीं बनेगा और कैपिटल में एसेट बनेगा। तो अगर मैं ये वाले खर्चे सारे लिख लूँ तो जो बचा वो इसमें, यही तो होगा। अब देखो, इसको याद रखने का तरीका देखो। एड्स, एड्स मतलब ए फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा, शासन प्रशासन चलाने का खर्चा। मंत्री जी की जो कॉफ़ी आ रही है, आईएएस जो अपना टिकट कटा रहा है कहीं जाने का, ये कैसे खर्चे हैं? प्रशासन चलाने के खर्चे हैं ना। जवाहर भवन में जो इतनी इलेक्ट्रिसिटी फूक रही है, जवाहर भवन में जो इतना एमटीएस लगा हुआ है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, प्यून, चपरासी सब लगे हुए हैं, ये खर्चे का कोई रिटर्न है? तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा ही तो है देश को चलाने का। ये जो सरकारी बिल्डिंगें बन रही हैं, जो सरकारी ड्राइवर लगे हैं, ये कैसे खर्चे हैं? जो कोर्ट बन रहे हैं, प्रशासन चलाने के खर्चे हैं, पर क्या ये मुझे कुछ रिटर्न देंगे? नहीं। और जो मैंने मान लो भारत सरकार के पास 5 लाख लोग सरकारी नौकरी करते हैं, तो तनख्वाह बांटी तो किसकी जेब से गया? गवर्नमेंट की। क्या उस पैसे का कुछ रिटर्न है गवर्नमेंट को? नहीं। पर वो खर्चा है पक्का। तो वो कैसा खर्चा हो गया? रेवेन्यू। पहला समझ में आ गया? एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा, प्रशासन चलाने का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत है, जितना सैलरी जा रहा है वो एडमिनिस्ट्रेशन ही तो है। ठीक। इसके बाद देखो इंटरेस्ट पेमेंट। गवर्नमेंट कई बार लोन उठाती है, उस लोन पे सरकार को ब्याज देना पड़ता है। जो ब्याज देती है सरकार, क्या उसका कुछ रिटर्न है? खुद से बताओ भाई। इंटरेस्ट, यार इंग्लिश में 10 बार इंटरेस्ट बोल दिया। देखो बोरिंग लग रहा है तो समझ लो, बाकी रटाने वाली चीज़ तो मैम ने बताई दी है, जो तुम्हें रटना है समझना है। 4 तरीके के खर्चे होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। इसके अलावा जो भी खर्चा होगा वो अपने आप इसमें डाल देना। पहला है ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन, प्रशासन चलाने का खर्चा इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा क्या है? इंटरेस्ट पेमेंट। सरकार ने कुछ लोन लिया, उस लोन का हर साल क्या देना है? इंटरेस्ट। मान लो 1 लाख रुपए लेके आई गवर्नमेंट, तो उसको हर महीने 2000 1000 देना है। वो क्या है? उससे कुछ एसेट बनेगा? नहीं, ब्याज में चला गया। इसके बाद डी फॉर, खुद सोचो, डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट से तो बढ़ ही रहा है भाई। डेवलपमेंट कैसे होगा? अरे बेवकूफ़ों, डेवलपमेंट तो इसमें आ जाएगा ना। मैंने क्या बोला? खर्चे 2 तरीके के हैं। जिस खर्चे से तुम्हारी औकात हैसियत बनती हो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जिस खर्चे से तुम्हारी औकात हैसियत नहीं बनती है लेकिन तुम्हें करना है ज़िंदा रहने के लिए, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफेंस, डिफेंस से तुम्हारा क्या एसेट बन रहा है? अब ये मत बताना कि बंदूकें आ गई हैं बहुत सारी, ये मत बताने लगना कि सर वो भी तो एक तरीके का एसेट बन रहा है कि हमारे पास इतने सारे टैंक्स हैं और ये हैं। डेप्रीशिएटिंग एसेट है। टैंक ज़िंदगी भर थोड़ी चलेगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। अब एज फॉर, खुद से सोचो, सरकार का ऐसा कौन सा खर्चा है जिससे सरकार की कोई हैसियत नहीं बनती पर करना पड़ेगा, और एस से स्टार्ट होता है? सोचो, सोशल जैसा ही कुछ होगा, सोसाइटी ऐसा ही कुछ होगा।
इसके अलावा तुम एक भी खर्चा बताओ वो सरकार का वेस्ट नहीं है। ये 4 हैं। अब वेस्ट नहीं कह सकते, चलाना ज़रूरी है। अब घर में खाना खा रहे हो, पापा बोले यार खाना पे खर्चा है जो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो ऐसे नहीं चलेगा ना। सब्सिडी, सब्सिडी कैसे? 1100 रुपये का सिलेंडर सरकार ने तुमको 400 रुपये में दे दिया, ये 700 रुपये किसने भरे? सरकार ने। 20 रुपये 25 रुपये किलो चावल जो तुमको कंट्रोल में 2 रुपये किलो मिल रहा है, ये 23 रुपये किसने भरे? सरकार ने। खाद समझते हो? फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र की बोरी फला कुछ कुछ रुपए की आती है, लेकिन सरकार उसको सस्ते में देती है कि नहीं? वो पैसा कौन भर रहा है? गवर्नमेंट। वो पैसे से कुछ हैसियत बनी? वो खर्च हो गया एज फॉर सब्सिडी। ये 4 खर्चे हैं गवर्नमेंट के जो किस में आते हैं? रेवेन्यू में। इसके अलावा जो भी खर्चा वो कैपिटल। स्कूल बनवाया कैपिटल, हॉस्पिटल बनवाया कैपिटल, रोड बनवाई कैपिटल, पोर्ट बनवाया कैपिटल, एयरपोर्ट कैपिटल, बैंक बनवाया कैपिटल। इन चारों के अलावा कोई भी खर्चा गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। कभी क्वेश्चन आ जाए कि इसमें रेवेन्यू कौन सा है, कैपिटल कौन सा है, हायर लेवल पे पूछता है, क्लैट व्लैट में नहीं पूछेगा, पर लेकिन अच्छे एग्जाम्स में पूछता है, IAS वाईएएस में क्वेश्चन हर साल पूछता है, हर साल पूछता है, क्योंकि देखो अच्छा क्वेश्चन है। वो पूछेगा तुम्हारे इसमें सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है और रेवेन्यू कौन सा है। अब तुम देख लो, जो भी इसमें फिट हो जाए वो रेवेन्यू, और जो इसके बाहर वो कैपिटल। अब अगली बार बजट आए तो देखना सरकार रेवेन्यू पे कितना खर्च कर रही, कैपिटल पे। जो भी कैपिटल पे ज़्यादा खर्च करेगा वो फ्यूचर में ज़्यादा आगे बढ़ेगा, समझो ना। अब किसी फैमिली का सारा सैलरी उन 4 ही चीज़ों में चला जा रहा है, तो कैपिटल कहाँ बनी? समझ में आया? पक्का? हाँ। इसके बाद फिस्कल डेफिसिट और समझ लो क्या होता है। अब देखो, ये एक्सपेंडिचर, ये रिसिट। अब सरकार पहले एक्सपेंडिचर देखेगी कि रिसिट? हाँ, फिर बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हो। पहले रिसिट कैसे देख लेगी? सरकार ये बोल देगी कि इस साल रिसिट कम है तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई बंद। फिर किस बात की गवर्नमेंट? बोल तो सकती है पर सरकार गिर जाएगी उस दिन भाई। आज तक किसी गवर्नमेंट ने ऐसे बोला है कि बंद करो ये हॉस्पिटल, पैसे नहीं है? जिस दिन ये शुरू होगा उस दिन सरकार गिर जाएगी, है ना। तो पहले गवर्नमेंट अपने क्या देखती है? शुरुआती यहाँ से की थी भाई, कि पहले क्या देखेगा? कोई भी बिजनेस ओनर, कोई भी गवर्नमेंट पहले क्या देखेगी? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर देखने के बाद उसने मान लो देखा कि उसका एक्सपेंडिचर 20 लाख रुपए है, अब वो इसकी जुगाड़ करेगी थ्रू इनकम। अगर घाटा हो गया तो नेगेटिव, फ़ायदा हो गया तो पॉजिटिव। मोस्टली गवर्नमेंट्स किस पे चलती हैं? नेगेटिव। इसी को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। तुम्हारे एक्सपेंडिचर और तुम्हारे रेवेन्यू, तुम्हारा 10 करोड़ खर्चा है, 5 करोड़ इनकम है, तो घाटा कितना हुआ? ये 5 करोड़ क्या हो गया? फिस्कल डेफिसिट। इंडिया हमेशा फिस्कल डेफिसिट में रहता है, इसमें डरने की कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां रहती हैं। समझ में आया? फिस्कल डेफिसिट पे क्वेश्चन पूछा गया है, समझ में आया? फिस्कल डेफिसिट न्यूज़पेपर में रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ऐसे 3 वर्ड आएंगे, सुनना नहीं है तब भी फिस्कल डेफिसिट। फिर डेफिसिट नहीं है, फिर सरप्लस है, फिर डेफिसिट किस बात का? दुनिया में शायद ही कोई ऐसी कंट्री होगी जिसका पॉजिटिव चलता होगा, शायद ही ऐसी कोई कंट्री होगी जिसका पॉजिटिव चलेगा। पॉजिटिव चलाने का मतलब ही नहीं है। इसलिए तुमने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज घाटे में होती है। मुकेश अंबानी का 2 साल पहले न्यूज़ आया था कि मुकेश अंबानी अब डेट फ्री है। डेट फ्री मतलब कर्जा मुक्त, कर्जे पे काम होता रहता है, चलता रहता है,
जैसे इंडिया का रफ फिगर है, मैं एग्जैक्टली नहीं पता ना, तुम्हें एग्ज़ाम के लिए जानना है। इंडिया की रफ खर्चा है 30 लाख करोड़ और इंडिया की रफ इनकम है 24 लाख करोड़। अब ये 6 लाख करोड़ कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा? यही क्या है? फिस्कल डेफिसिट। बाकी अब जो मैम ने बताया था वो एक एक बार बता दो और पॉइंट सारे। हाँ अभी देखो मैम ने बता दिया। हाँ मैं देखो मैम को सपोर्ट करने नहीं आया हूँ, मैम की क्लास इज़ नॉट अ वेस्ट। तुम कंसेप्ट मुझसे सीख लो, मुझे पढ़ाने की कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें राजीव भी बता सकता हूँ। पर अगर वो तुमको उनसे ये चीज़ मिल रही है तो उनसे ले लो और तुम मुझसे कॉन्सेप्ट सीखते रहो। मैं ये नहीं कह रहा मैम ही तुम्हें समझा नहीं सकती, पर मैम तुमको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ बता रही हैं। कंसेप्ट तुम मुझसे सीख लो, फैक्ट उनसे सीख लो, जोड़ लो, उससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता। और क्या बताया? हाँ और ये एक्स प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी और फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है और 18 लोकसभा इलेक्शन था, हाँ निर्मला सीतारमण ने 7th टाइम बजट को प्रेजेंट किया था। हाँ ठीक है और फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया जेम्स विल्सन। हाँ पहले 2000 मैंने पिछली बार ये पॉइंट बताया लोकसभा पढ़ाते वक्त, 18th लोकसभा इलेक्शंस बताया था ना। हाँ, और बताया 2000 बजट वाज प्रेजेंटेड एट 5 ठीक है और ठीक है और फिर यही बताया था कि 2 टाइप के बजट होते हैं। हाँ जनरल इलेक्शन होते हैं जिससे होता है कि अगले कुछ महीनों के एक्सपेंसेस कितना रहेगा। और यूनियन बजट जो तो अभी आया ये यूनियन बजट था। अब इसके बाद देखो एक अगली न्यूज़ लिखो, सेंटर रिकॉन्स्टिट्यूट्स नीति आयोग। ये समझ में आ गया बजट? कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ भी लेना। देखो क्या हुआ, अब सुनो, अब जल्दी जल्दी सुनना। जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, ठीक, 47 में आज़ादी मिली, है ना। अब एक बात बताओ, 51 में पहले पीएम कौन बने? ठीक। अब एक बात बताओ, एक आदमी जब बड़ा बनता है तो उसके साथ कुछ लोग साथ में शुरू चल रहे होते हैं कि नहीं, है ना। फिर तो उसकी मजबूरी होती है। अब जैसे मान लो तुम कोई मिनिस्टर बन जाओ कल, तो तुम्हारे साथ जो वहाँ आएंगे लोग वो सरकार ने दिए होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जब यू वर नो वन, जब तुम कुछ भी नहीं थे वो तुम्हारे साथ थे, तो वो लोग हमेशा खास रहते हैं, उन पर ट्रस्ट होता है आदमी को, क्योंकि उसको लगता है जब मैं कुछ नहीं था तब ये साथ था, तो जब मेरे पास बहुत कुछ है तो ये भी मज़ा ले। ये एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी, जो भी नॉर्मल दिमाग का आदमी वो ऐसे ही सोचता है, पागलों का नहीं पता। अब देखो 1951 में पीएम बन गए नेहरू जी, तो नेहरू जी को ये पता था कि इंडिया में कास्ट का कल्चर बहुत है। अभी 50 की बात कर रहा हूँ, अभी भी है तो 50 में तो क्या ही होगा। रिलीजन नया नया बंटवारा हुआ ही था, लैंग्वेज को लेके लोग लड़ ही रहे थे कि हम हिंदी बोलते हैं तो हमको हरियाणा दो, हम पंजाबी बोलते हैं तो हमको पंजाब दो। तब तक ये सब बटा नहीं था, उत्तराखंड और ये सब कुछ बटा नहीं था। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, नई नई आज़ादी भी मिली थी, ब्रिटिश एकदम से छोड़ के चले गए थे। तो नेहरू जी के पास 2 सवाल आए कि मैं डेवलपमेंट जो है वो टॉप डाउन करूं, डरो मत अभी, या बॉटम अप करूं। मतलब विकास के 2 मॉडल होते हैं। एक मॉडल है कि तुम ऊपर से काम चलाओ, शुरू कराओ और नीचे तक पैसा भेजो, टॉप डाउन। ऊपर से पॉलिसी बन गई लखनऊ में, अब वो पूरे यूपी में चलेगी। ये तुमने कई बार लोगों को प्रॉब्लम बोलते सुना होगा, वो वहाँ बैठ के बना देते हैं, ग्राउंड पे तो आते नहीं हैं। होता है ना ये कि ग्राउंड लेवल आके नहीं काम कर रहे हैं, ऊपर से बना दी पॉलिसी, नहीं समझ में आ रहा है। डेवलपमेंट के 2 मॉडल हैं, टॉप डाउन और बॉटम अप।
जब हम लोग 1950 की बात कर रहे हैं तो नेहरू जी के पास 2 सवाल थे। जो उनके जो भी एडवाइज़र थे उन्होंने कहा कि सर डेवलपमेंट करना है देश का, हाँ करना है, तो कैसे करना है? तो 2 मॉडल हैं सर, कि टॉप डाउन और बॉटम अप। टॉप डाउन मतलब सर हम दिल्ली से सारी नीतियाँ बनाएंगे और फिर वो नीचे जाके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एमपी वगैरह उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक, ये चीज़ हमने मान ली। अब नेहरू जी और दूसरी थी बॉटम अप। बॉटम अप कहती है कि तुम नीचे से शुरुआत करो, सरपंच से पूछो ज़रूरत क्या है, क्योंकि हर जगह की डिमांड अलग अलग होगी। गुजरात की कुछ प्रॉब्लम होगी, यूपी की कुछ प्रॉब्लम होगी, कश्मीर की कुछ होगी। बॉटम अप कहता है कि नीचे से पूछ के आओ दिक्कत और फिर नीति बनाओ। टॉप डाउन क्या कहता है? ऊपर से देख के नीति बना दो। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर यही बढ़िया है, पूछ के लाओ, लेकिन उस समय का टाइम याद करो, कहाँ कहाँ से पूछेंगे और किस किस से पूछेंगे? तमिलियन बोलेगा कि पहले तमिल बनाओ, कन्नड़ बोल रहा है बेंगलोर, कन्नड़ी बनाओ। तो नेहरू जी पहले सबका पेट करें कि पहले तमिलनाडु बनाए? है ना? मैं नेहरू जी का सपोर्टर नहीं हूँ, तुम नेहरू जी को लेकिन पढ़ोगे उस टाइम के हिसाब से तो तुमको समझ में आएगा कि व्हाट अ ग्रेट लीडर ही वॉज। मैं तारीफ़ नहीं कर रहा, मेरा कोई बायसनेस नहीं है उस टाइम, लेकिन फिर हर बार पढ़ते वक्त उस टाइम को भी याद रखो ना। अब सुनने में तो ये बात सही लग रही है, लेकिन फिर ये भी तो समझो, है ना? अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी तो नेहरू जी ने बोला मैं अभी ये नहीं करूँगा, क्योंकि देखो एक दो चीज़ों से वो भी बड़ा परेशान थे। 51 में जब इलेक्शंस हुए तो बहुत जगह से रिपोर्ट आई कि जब इलेक्शन के लिए वोट डालने जाते थे तो अपर कास्ट के बैठ जाते थे, लोअर कास्ट को वोट ही नहीं डालने दे रहे। तुम किताबें पढ़ो, तुमको समझ में आएगा। तो ये किस बात की डेमोक्रेसी? ये तो ऊपर से लग रहा है ना सब वोट डाल रहे हैं। अब नेहरू जी कहाँ कहाँ जाएंगे? नहीं डालने दे रहे गांव में ताऊ जी। तो नेहरू जी ने बोला ये सब बंद करो, मैं रखूँगा टॉप डाउन, मैं दिल्ली से चलाऊँगा और यहाँ से पॉलिसी बनेगी और यहीं से वो पूरे देश को रेगुलेट करेगी। अब मिनिस्टर जो होता है वो कैसा होता है? इलेक्टेड। इसको माइंड मत करना, लेकिन समझने की कोशिश करो। अब इस बार इलेक्शन हुआ तो मुझे चिराग पासवान को भी मंत्री बनाना पड़ा। ज़रूरी थोड़ी चिराग पासवान इंटेलिजेंट हो। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मतलब बात समझो। जीतन राम मांझी को भी बना रहे हैं, किसी को भी बना रहे हैं। अभी अगर इंडिया अलायंस की सरकार बन जाए तो तुम समझो कि कौन कौन क्या बन जाएगा। हो सकता है अखिलेश यादव होम मिनिस्टर बन जाए, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, फिर वो ममता बनर्जी डिफेंस मिनिस्टर बन जाएगी, कोई कुछ भी बन जाएगा। किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, पर तो नेहरू जी ने क्या किया? नेहरू जी ने अलग अलग फील्ड से लोग उठाए। उन्होंने सरकार का ना आईएएस उठाए जो उनको अच्छे लगे उठा लिए, ना कोई मंत्री उठाया। उन्होंने बोला मैं एक ऑफिस बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा प्लानिंग कमीशन। असली ताकत इसके पास होगी, यही पूरे देश की प्लानिंग करेगा। अब क्योंकि देश चलाना है तो ऐसा नहीं हो सकता आज ये कर दो कल वो कर दो, लंबे प्लान बनाने पड़ेंगे, है ना? तो 5 साल के प्लान बनाने शुरू हुए और नेहरू बोला एक प्लानिंग कमीशन बना रहा हूँ। ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं थी, ना ये स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि ये किसी कानून से नहीं बनी थी। तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी हो गई। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, नॉन स्टैट्यूटरी किसी कानून में नहीं है। ये किसने बनाई? तो जवाहरलाल नेहरू उस समय क्या थे? एग्जीक्यूटिव। प्राइम मिनिस्टर इज एन एग्जीक्यूटिव। तो ये एग्जीक्यूटिव एक्शन से बॉडी बनी। नेहरू जी ने एक साइन मारा और बॉडी तैयार, और प्लानिंग कमीशन बनके तैयार हो गई 1950-51 में। मैं चेक कर लेना, इस पर बार बार बोल रहा हूँ, इसे चेक कर लेना, डेट है ना 51-52 के ही आसपास थी। प्लानिंग कमीशन तैयार हुई, प्लानिंग कमीशन दिल्ली में बैठी। प्लानिंग कमीशन में नेहरू जी ने अपने खास लोगों को बुलाया और हमने किस अप्रोच पे काम करना शुरू किया? टॉप अप्रोच। समझ में आया? ठीक। अब ये कितने साल के लिए बनती थी प्लानिंग कमीशन? 5 इयर्स।
जैसे हमने सबसे पहले अपना पहला प्लानिंग कमीशन जो बनाया, उसमें सबसे पहले किस पे ध्यान दिया? गेस करो किस पे ध्यान दिया होगा? एग्रीकल्चर। 80% लोग एग्रीकल्चर कर रहे थे। सेकंड 5 ईयर प्लान आया 51 to 56। सेकंड 5 ईयर प्लान आया तो हमने किस पे फोकस किया? इंडस्ट्री पे। बस हमें इतना जानने की ज़रूरत है। 2014 तक इस देश में यही व्यवस्था चलती रही। असलियत में प्लानिंग कौन कर रहा था? प्लानिंग कमीशन हर 5 साल में बनती थी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी थी। प्रधानमंत्री अपने हिसाब से लोगों को बुला के बना लेते थे। बढ़िया चीज़ भी थी। मैं किसी को भी बुला लूँ, अगर मैं देश के लिए ढंग से काम करना चाह रहा हूँ तो बढ़िया चीज़ है ना यार। अब साइंटिस्ट हो सकता है चुनाव ना जीत पाए, बहुत लोग ने नहीं इलेक्शन जीत पाते थे, तो ऐसा कोई मतलब थोड़ी उनके करियर में कमी थी, उनको गांधी जी ने नॉमिनेट करवा दिया। इसलिए तो राज्यसभा का कॉन्सेप्ट है कि अच्छे लोग रह ना जाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं तुम अच्छे हो तो इलेक्शन जीतोगे। इस देश में कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि देश में तो बहुत तरीक़ों पे वोट मिलता है ना। कास्ट पे मिलता है, कल्चर पे मिलता है, मसल पावर पे मिलता है, बाहुबल पे मिलता है। ठीक, अब प्लानिंग कमीशन तैयार, मोदी जी आए 2014 में। अब मोदी जी को ये तो पता ही था अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर मैं प्लानिंग कमीशन ही चलाऊँगा तो सिंबल क्या जाएगा कि मैं नेहरू जी की फ़िलॉसफी में बिलीव करता हूँ। सब कुछ सेम रखा, सब सेम रखा, सेम तरीके से काम होता है, सेम ऑफिस में काम होता है, थिंक टैंक सेम है, तरीका सेम है, सब कुछ सेम है। बस प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के कर दिया नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब नीति आयोग, अब करंट अफेयर क्या था? सेंटर ने वापस नीति आयोग रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। क्यों किया? अब देखो ज़रा, 2014 में मोदी जी आए, पहला नीति आयोग बना, 19 में दूसरा बना, 24 में तीसरा बनेगा, 24 में हम खड़े हैं। इसी तीसरे की मैं बात कर रहा हूँ। अब इसके फैक्ट्स लिख लो, समझ में आ रहा है? हैं? होता है नीति आयोग ही देश चलाता है। कैबिनेट वैबिनेट तो कहने की बातें हैं। अब कैबिनेट स्ट्रांग है क्योंकि अब सरकार कैसी है? नंगी। कैसी सरकार है? मतलब मोदी जी ने शर्ट पैंट तो पहना हुआ है, पर टोपी और जूते किसी और के हैं। ये सच है, शर्ट पैंट तो उन्हीं का है, पर टोपी नीतीश कुमार की और जूते नायडू के। तो दोनों हटा लोगे अगर, तो गाड़ी से उतार दिए जाएंगे मोदी जी। इसीलिए थोड़ी कमज़ोर सरकार है। अब देखो, तो इसलिए कैबिनेट की बात सुननी पड़ रही है। लेकिन जब मोदी जी के जूते भी खुद थे, टोपी भी खुद की थी, तो मोदी जी कैबिनेट को थोड़ी सुनते थे। प्लानिंग नीति आयोग, क्योंकि नीति आयोग में चुनाव वाले लोग नहीं होते हैं, उनको बढ़िया जो लगा उठा लाए। जैसे नीति आयोग ने जब 2014 बनाया था, तो नीति आयोग का जो हेड होता है, चेयरमैन जो होता है, वो कौन होता है? पीएम साहब। लेकिन जो सीईओ होता है, जो काम सारा देखता है, वो यूजुअली एक आईएएस ऑफिसर होता है। इन्होंने सबसे पहले बनवाया था अरविंद पंगड़िया को, मोदी जी ने। क्यों बनाया था? मोदी जी एक बार केरला घूमने गए 2006-07 में, तो उन्होंने देखा कि केरला का तो नाम ही नहीं था टूर घूमने फिरने में, लेकिन पिछले 20 साल में तुम देखो घूमने फिरने में केरला का नाम खूब चलता है। घूमने जाना है तो केरला, घूमने जाना है तो केरला। तो मतलब किसी ने केरला के लिए वो माहौल बनाया है। तो ये आईएएस ऑफिसर है अरविंद पंगड़िया। लोग बोलते हैं केरला टूरिज़्म पे इन्होंने ही काम किया है। तो जब मोदी जी केरला गए थे 2006-07 में, सीएम थे, तो मोदी जी ने पूछा किसने काम किया केरला टूरिज़्म पे, तो इनसे मिलवाया गया। तो मोदी जी को अच्छे लगे होंगे तब। तो जब मोदी जी 14 में आए, तो मोदी जी ने इनको बैठाया। मतलब अपने मन के लोगों को उठा के रख सकते हो। ठीक, इसमें लिख लो क्या क्या लिखना है। हाँ हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। देखो, आने में कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं
देखो अभी करंट सीईओ है और फर्स्ट डे सिद्धेश्वरी कुल्ला फाउंड हुआ था 1 जनवरी 2015। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि प्लीज़ ये मत समझो मैम की और मेरे को कॉम्प्लीमेंट करके पढ़ो। तुमको ये मैंने चीज़ समझा दी, अब फैक्ट्स मैम ने लिखवा रखे हैं। एग्ज़ाम में वही पूछेगा, एग्ज़ाम में वही पूछेगा। पंगड़िया, पोचिंग नहीं, पंगड़िया। हाँ यही है ही, इतना ही है ही। हाँ भारतीय सुरक्षा न्याय सुरक्षा था, नहीं कराया था भाई। जब मैरिज पीसी चेंज हो गया है 3 कानूनों में, पूरा डिटेल में बताया था। हाँ उसको भी देख लो, ठीक है। आगे लिखो। डोमेस्टिक सिस्टमैटिक बैंक्स, डी सिस्टमैटिक ये एक रिपोर्ट आती है किसकी, आरबीआई की, है ना। आरबीआई हर साल एक रिपोर्ट निकालता है जिसमें वो ये बताता है, उन बैंक्स के नाम लिख के देता है अगर वो बैंक्स बैंकरप्ट हो गए। जब बैंक बैंकरप्ट होता है तो उसको बोलते हैं बैंक रन। जब बैंक्स में लेने वाले ज़्यादा हो गए और बैंक के पास उतना पैसा नहीं है, तो आरबीआई कहता है कुछ ऐसे बैंक हैं अगर वो बैठ गए तो देश का भट्टा बैठ जाएगा। तो इन 2 4 5 जो भी बैंक मैं बता रहा हूँ उनका सही से ध्यान रखो, उनका सही से ऑडिट करो, देखो वो कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे, क्योंकि अगर उनका भट्टा बैठा तो देश का भट्टा बैठेगा। इसलिए डोमेस्टिक मतलब घरेलू, सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स, घरेलू हमारे लिए ये बैंक्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनको सरकार को सही से देखना चाहिए। अब ये 3 बैंक्स देखो, अब ये बैंक क्राइटेरिया क्या है, कोई भी बैंक आ जाएगा इसमें। लाला छगन लाल ने एक बैंक खोला, वो भी आ जाएगा इसमें। कौन सा बैंक आएगा, एक्सिस बैंक। जिस भी बैंक के पास देश की जीडीपी का 2% ट्रांसैक्शन होता हो, मतलब अगर हिंदुस्तान 100 रुपये कमाता है तो ये 2 रुपये का ट्रांसैक्शन तो कर ही देता है साल भर में, खरीद फरोख्त। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब जैसे हिंदुस्तान की जीडीपी 24 लाख करोड़ बताई थी अभी इनकम, तो मतलब इसका 2% कितना हो गया, लगभग 1,20,000 करोड़। 1,20,000 करोड़ की लेन देन कर देगा वो बैंक। उस बैंक को इस लिस्ट में डालेंगे, 2% ऑफ इंडियाज़ जीडीपी। ये 3 बैंक इस साल है, एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी। एक्सिस बैंक और ये सब बैंक नहीं है। फिर इसके हत्या दिवस ऑन जून 25। संविधान हत्या दिवस ऑन जून 20।
1975। देखो 1975 25 जून को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश में क्या लगा दी थी? इमरजेंसी। अब ये लोग कह रहे हैं उसी को याद किया करो हर 25 जून। कैसे याद करोगे? क्योंकि उस दिन क्या हुआ था? संविधान की हत्या। देखो बीजेपी हर बार क्या बोल रही है? बीजेपी कह रही है कि हमारा इस बार इलेक्शन में रिजल्ट इसलिए ख़राब आया उम्मीद से कम, क्योंकि इस बात को रोड पे बहुत ज़्यादा फैला दिया गया कि ये लोग क्या ख़त्म कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन। यही तो बोल रहे हैं बीजेपी के लीडर्स कि हमारी इस बात को गलत तरीके से फैलाया गया कि मोदी और अमित शाह जी आगे तो किसकी हत्या कर देंगे? कॉन्स्टिट्यूशन की। तो उससे देखो डेंट तो पड़ा ही है। तो ये लोग ये कह रहे हैं कि हम नहीं असली कॉन्स्टिट्यूशन के हत्यारे हैं, असली हत्यारे तो वो लोग हैं। और तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो याद करो, और अब याद करो, हर साल याद करो, तभी तो अब जीके, अब तो हर साल जीके की बुक में भी तो आ जाएगा ये। क्लास 4th 5th के बच्चे से नहीं पूछते हैं कि फला दिन कब होता है, बताओ ये दिन कब होता है, वो दिन कब होता है, चीता डे कब होता है, टाइगर डे कब होता है, नेशनल इंडिपेंडेंस डे। तो भाई ये भी तो पूछ सकते हैं ना, संविधान हत्या दिवस कब होती है? तो तुम याद रखोगे 25 जून। जब तुम 25 जून याद करोगे तो तुम ये भी याद करोगे, ये याद करोगे तो तुम ये याद करोगे कौन पीएम था, ये याद करोगे तो तुमको ये पता चलेगा, ये पता चलेगा तो तुमको कौन याद आएगा, ये पता चलेगा तो तुमको कौन याद आएगा? यही तो होगा। अब देखो इमरजेंसी क्या होती है। हाँ देखो कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरीके, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर रखा है, इंडिया को 2 तरीके की सरकारों में बांट रखा है, सेंटर की सरकार और स्टेट की सरकार। कुछ पावर इसको दे रखी है, कुछ पावर इसको दे रखी है, मोस्टली पावर इसको दे रखी है। 100 तरीके की पावर्स इसके पास हैं और लगभग 51 तरीके की पावर्स इसके पास हैं। ये कहाँ लिखा है? 7th शेड्यूल। ये कोई नहीं बोलेगा, वापस जाके वीडियो देख लेना, पढ़ाया था सारे शेड्यूल्स, लिस्ट बताई थी, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ये व्यवस्था थी। अब मान लो ये एक स्टेट है और ये एक स्टेट है, और अच्छे से समझते हैं। यहाँ से ट्रेन बन के चली बॉम्बे से, और ट्रेन को मान लो यहाँ कहीं कैलकाटा जाना था, कोलकाता। अब ट्रेन किस में आती है? सेंटर में। आना ज़रूरी है सेंटर में, क्यों? पटरी बिछाई मैंने महाराष्ट्र तक, फडणवीस ने तो अलाउ कर दिया, जो भी वहाँ के अभी शिंदे प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर है। अब यहाँ जैसे ही मैं एमपी पहुँचा, भजन लाल शर्मा ने कह दिया नहीं बनने देंगे। कह सकते हैं ना, यहाँ योगी जी ने कह दिया नहीं बनने दूंगा, या मान लो बनवा भी दी, लेकिन यहाँ से ट्रेन चली और यहाँ पे पहुँचती की जैसे बंगाल में एंटर की, ममता बनर्जी ने बंगाल में एंट्री देने से मना कर दिया, तब प्रॉब्लम हो गई। किसके साथ? हर चीज़ सेंटर और सरकार नहीं होती है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ देश के साथ, भारत की अखंडता के साथ बदमाशी है ना यार। इंडिया तो अखंड है, पूरा तुम हो। अब मैं बंगाल जाना चाह रहा हूं तो मुझे जाने, तुम नहीं जा, क्यों? पहली प्रॉब्लम। तो मतलब इंडिया की जो यूनिटी है और इंटेग्रिटी है, जो एकता है और जो अखंडता है, इस पे 3 तरीके से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पहली प्रॉब्लम किससे आ सकती है? स्टेट गवर्नमेंट बात मानने से मना कर दे, पहली प्रॉब्लम आ सकती है ना। अरे भाई पाकिस्तान से वॉर चल रहा था, लैंड आता है स्टेट गवर्नमेंट के पास में, हमने बोला यहाँ पे तो हमारी एक बटालियन खड़ी होके मारेगी पाकिस्तान को, लेकिन पंजाब का चीफ मिनिस्टर कह रहा नहीं खड़ी होने देंगे, तब पहली प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम थी। अभी हम लोग ऐसे सोच रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने बैठे हैं, तो पहली प्रॉब्लम मुझे इससे आ रही है। और प्रॉब्लम मुझे किससे आ रही है?
अगर मुझ पे बाहर ही कोई अटैक कर दे तो मैं तो यही चाहूँगा ना, अगर बाहर ही अटैक कर दे तो सारे किसके अंडर? सेंट्रल के पास, क्योंकि वही तो कोऑर्डिनेट कर पाएगा। अरे मेरे भाई, जब चाइना तुम पे अटैक करेगा तो सिर्फ हिमाचल या उत्तराखंड से थोड़ी करेगा, वो तो अरुणाचल से भी करेगा। पाकिस्तान अटैक करेगा तो कश्मीर से भी करेगा, पंजाब से भी करेगा, राजस्थान से भी करेगा, और हो सकता है तो गुजरात से भी करे, और 26/11 में तो बॉम्बे से भी कर दिया था। तो कोऑर्डिनेट करने के लिए मैं किसी स्टेट पे छोड़ दूं? नहीं, ऐसे मौके में पावर किसके हाथ में जानी चाहिए? सेंटर। मतलब जब वॉर हो गया, वॉर को मैं एक्सटर्नल एग्रेशन लिख दूं? बोलो। अब यार इसको मैं नहीं समझा सकता ना, ये तो इंग्लिश है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सटर्नल एग्रेशन लिखा है तो लिखा है, वो एज तो हुई नहीं है। अभी भी सीख जाओगे तो 2-4-5 साल में बढ़िया सीख जाओगे। अब देखो तीसरी और कौन सी प्रॉब्लम होगी? उसमें इमरजेंसी क्यों लगाएंगे? नहीं, मैं बात तुम्हारी मान रहा हूँ, वो भी मैं समझाऊंगा, वो इसमें नहीं डाल देंगे, क्योंकि नदियों की जो प्रॉब्लम होगी वो होगी तो स्टेट्स के बीच में ही, है ना। नदियों की जो प्रॉब्लम होगी, गोदावरी, गंडक, कृष्णा, कावेरी, ये सब प्रॉब्लम है तो स्टेट के ही बीच में, तो इसमें चली गई प्रॉब्लम। एक ही प्रॉब्लम को बार बार क्यों लिखेंगे? एक ये प्रॉब्लम कर सकता है, एक ये प्रॉब्लम हो सकती है, और कब सरकार को अपने हाथ में ताकत ले लेनी चाहिए सेंटर को? तुम खुद बताओ। बाहर से अटैक हुआ तो ले लो, अंदर स्टेट बदमाशी करे तो ले लो, और अब तुम्हारे साथ 1000 लड़के जाके विधानसभा पे अटैक कर दो तो कौन बचाएगा? मान लो तुम ऐसा अटैक प्लान करो जो पुलिस के दम की ना हो। पुलिस किसके पास आती है? स्टेट। आर्मी किसके पास आती है? सेंटर। अब तुम कोई ऐसा कांड करो जो पुलिस ही ना कंट्रोल कर पाए, तो मैं इसको इंटरनल डिस्टर्बेंस बोल दूं? हाँ, बोल दूं? अब मान लो 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, क्या बोल रहा है? बता दो यार, इतना तो तुम लोगों को मन से बताता हूँ मैं। क्या कह रहे हो? बताओ ना बोलूँ? 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, अब इमरजेंसी वाली चीज़ हमने पढ़ ली। अब हमने ये भी देख लिया कि 3 तरीक़ों से इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। एक, जब कोई क्या हो, एक्सटर्नल अग्रेशन, एक्सटर्नल बाहर, उससे अग्रेशन, बाहर का देश हम पे अग्रेसिव हो गया, पहला। दूसरा, कोई स्टेट गवर्नमेंट की बदमाशी हो गई। तीसरा पॉइंट बताओ। हाँ, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, और बताओ फाइनेंशियल इमरजेंसी। सरकार कह रही पैसे ही नहीं है, स्कूल कहाँ से चलेंगे? पैसे ही नहीं आ रहे सरकार के पास, मान लो। अब देखो ये वाली इमरजेंसी लिखी है आर्टिकल 352 में, पूछा हुआ है। ये वाली लिखी हुई है 356 में, और ये वाली लिखी हुई है 360 में। चारों में +4 कर दो, तीनों आ गई। इंडिया में ये वाली इमरजेंसी कभी लगी है? बताओ, क्या लगता है? लगी कभी? सोच लो। देखो मैं तुमको बता दे रहा हूँ, 2 बार तो मैं कंफर्म बता दे रहा हूँ, बाकी तुम्हारा होमवर्क है। 1962 में लगी है, और 1975 की 1,
देखना बताना 1 में भी लगी है और 1975 में भी लगी। 3 बार ये इमरजेंसी लगी है। 62 में इसलिए लगी थी क्योंकि लग रहा हुआ था किसका, चाइना का। 62 वाला वॉर पूरा पढ़ाया है, लॉन्ग मार्च, माओ जेडोंग, फिंगर एंड पाम थ्योरी। 62 एक्सटर्नल एग्रेशन, 1971 एक्सटर्नल एग्रेशन बांग्लादेश वॉर। 1975 देखो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, यहाँ से एक पॉइंट उठाया इंटरनल डिस्टर्बेंस और लगा दिया। अब सबको पता था ये बदमाशी है, क्योंकि जब इन्होंने इमरजेंसी लगाई थी तो इमरजेंसी लगाता कौन है, प्राइम मिनिस्टर। कहता कौन है पर लगाता कौन है, प्रेसिडेंट। साइन वो करता है। तो ऐसा बताते हैं फजल मैं नाम भूल रहा हूँ यार, कोई थे प्रेसिडेंट, चलो नाम उनका देख लेना। जब वो 11 साढ़े 11 बजे ऐसे वॉशरूम में बताते हैं, बात टब पे अपने नहा रहे थे, तो फ़ोन आया इंदिरा गांधी का, उन्होंने बोला कि सुबह इमरजेंसी लगा दो। ना कुछ पूछा, ना किसी से एडवाइस ली, ना कुछ लग तो गई उस समय इमरजेंसी, पर लोगों ने विरोध करना स्टार्ट किया, जनता गवर्नमेंट बन गई, जन आंदोलन हुआ, वो सब भूल जाओ, मतलब अभी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद जब गांधी ने ये इमरजेंसी उस टाइम तो लगा ली, तो सरकार गिर गई इंदिरा गांधी की कुछ दिन बाद। लोगों ने प्रेशर बनाया, मोदी जी ने ज़रा सी हरकत की तो देखो क्या किया। इंडिया का आदमी इतना बेवकूफ़ नहीं है। तो 1977 में जनता गवर्नमेंट आई, तो जनता गवर्नमेंट ने 1978 में इस इंटरनल डिस्टर्बेंस को चेंज करा। 44th क्वेश्चन 10 बार पूछा गया है, 44th कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया। 44th बार कब किया गया, किसने किया, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने। कौन सी गवर्नमेंट, जनता गवर्नमेंट। और जनता गवर्नमेंट ने बोला इंदिरा गांधी ने ये जो इमरजेंसी लगाई थी वो किस बेस पे लगाई थी। पहली दो तो समझ में आ गई, तीसरी वाली तुमने इंटरनल डिस्टर्बेंस पे लगा दी। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस का क्या मतलब है, ये तो इंटरनल डिस्टर्बेंस का नाम लेके कुछ भी कर सकते हो। इंटरनल डिस्टर्बेंस का क्या मतलब है कि अंदर डिस्टर्बेंस चल रहा है, कुछ प्रूफ तो देना नहीं है। तो मोरारजी देसाई ने बोला 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, कब, 1978 में, और बोला ये जो इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड है ना, इसको कॉन्स्टिट्यूशन से हटाओ और इसकी जगह क्या लिखो, आर्म्ड रेबेलियन। मतलब जब तक तुम्हारे देश में लोग असले बारूद लेके उतर नहीं जाते तब तक तुम इमरजेंसी नहीं लगा सकते हो। इससे पहले क्या था, इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए ऐसे लगा दी इमरजेंसी, प्रोटेस्ट करते थे लगा दी। तो अब क्या है देश में, अब इंटरनल डिस्टर्बेंस का बहाना नहीं दे सकते मोदी जी। अब मोदी जी को प्रूफ करना होगा कि क्या था, आर्म्ड रेबेलियन, लोग असले लेके उतर हैं, तब मुझे इमरजेंसी लगानी पड़ी। तो ये कौन सी इमरजेंसी हो गई, नेशनल इमरजेंसी 52 वाली, 352 वाली नेशनल इमरजेंसी। किस ग्राउंड पे लगती है, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। 1978 से पहले इसको क्या बोलोगे, 78 से पहले क्या बोलोगे, इंटरनल डिस्टर्बेंस। 78 के बाद क्या बोलोगे, आर्म्ड रेबेलियन। इंदिरा गांधी ने क्या लगाई थी, इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब लगा सकते हो, अब क्या, अगर लगाना है तो अब क्या बहाना देना पड़ेगा, आर्म्ड रेबेलियन। स्टेट गवर्नमेंट जब कश्मीर तोड़ा था रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो भी यही लगाई। स्टेट गवर्नमेंट वाले में ये होता है कि जब जो राज्य सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रही होती तो सेंटर लगा देती है। जब बीजेपी बहुत पावर में थी तो बीजेपी बहुत लगाती थी। मोरारजी देसाई, जो तुम्हारी मैम बता रही थी फाइनेंस वाली, कि उन्होंने 10 बार पेश किया हुआ है, वो पीएम भी बने थे। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट वाला लगता ही रहता है दूसरे तीसरे साल, तो इस पर क्वेश्चन नहीं पूछता। तीसरा बचा फाइनेंशियल इमरजेंसी। इंडिया में आज तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। कोरोना के टाइम बोला जा रहा था लग जाएगी, बट देखो मोदी जी का ये काम तो अच्छा है, मोदी जी ने कोविड तो सही से संभाला। अब लोग बोलोगे कि इतने लोग मर गए, तो भाई जब इतनी आबादी है मर ही जाओगे, और देश भी जाहिल। मैं कितने लोगों को पर्सनली जानता हूँ जिन्होंने कोरोना में कोई कोरोना नहीं बनाया, तो अब उतने तो मरेंगे ही भाई, मैं उनकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ। बट कोरोना की सिचुएशन तो मोदी जी ने बहुत अच्छी संभाली।
कोई वीक लीडर होता तो नहीं संभाल पाता। वीक लीडर के कहने पे जनता कर्फ्यू ही नहीं लगती। वो जो मोदी जी ने रात में 12 बजे आके बोला कल से सब लॉकडाउन, और लोगों ने लॉकडाउन मान लिया, वो इसीलिए मान लिया क्योंकि ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग लीडर। कोई वीक लीडर हो, जो शेख हसीना के साथ बांग्लादेश में हो रहा है, वो मोदी जी के साथ करके दिखाओ। मैं मोदी जी का कोई प्रचारक नहीं हूँ, मुझे मज़े लेने होते हैं, मैं मज़े भी लेता हूँ, अभी लिया था नंगी सरकार लेकिन कुछ चीज़ों में तो मोदी जी स्ट्रांग है ही। जो शेख हसीना के साथ हो रहा है वो मोदी जी के साथ करे नहीं होगा, क्योंकि कुछ चीज़ों में ही इज़ अ वेरी स्ट्रांग लीडर। तो इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगी है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कोरोना में बोला जा रहा था लग जाएगी, लेकिन नहीं लगी तो ये भी एक तरीके की क्या है, तारीफ़ ही है। इंडिया में इमरजेंसी तो नहीं लगी थी। समझ में आ रहा है? पक्का? अब देखो पढ़ाया क्या था, संविधान हत्या दिवस। आसान क्वेश्चन आएगा तो सीधे पूछेगा 25 जून को क्या होता है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन आएगा तो संविधान हत्या दिवस किस लिए लगा? इमरजेंसी लगी थी। तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा? इमरजेंसी से। कितने टाइप की इमरजेंसी? 3। पहली कौन सी? नेशनल। दूसरी कौन सी? स्टेट। तीसरी कौन सी? फाइनेंस। स्टेट 356, फाइनेंस 300, नेशनल 352, 444। ये दो तरीके पे लगती है, एक आर्म्ड रिवेलियन और दूसरा एक्सटर्नल अग्रेशन। 1978 के बाद से इसको क्या बोलते हो? आर्म्ड रेबेलियन। 1978 से पहले इसको क्या बोलते थे? इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। मोरारजी देसाई, वो सब याद रखोगे। 356 में क्या है? स्टेट इमरजेंसी। बहुत बार लगती है, क्वेश्चन नहीं पूछता। 360 है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी देश में आज तक एक बार नहीं लगी। नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी है? 3 टाइम्स। पहला कौन सा? 62। दूसरा कौन सा? 71। तीसरा कौन सा? 75। न्यूज़ क्या थी? संविधान हत्या दिवस विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 25 जून 1975। उसके पीछे का बैकग्राउंड ये है। समझ में आया? हाँ 71 में। 75 में भी लगी 352 ही है, समझो बात को। 356 बहुत लगती है, कोई मतलब नहीं। बहुत कहीं पे भी कुछ उनको सरकार वरकार गिरानी रहती है तो 356 यूज़ कर लेते हैं। ये आज तक नहीं लगी है। 352 3 बार लगी है। 352 दो तरीके से लगती है, या तो कोई बाहर से अटैक कर दे या अंदर डिस्टर्बेंस हो। तो जब पहली बार लगी 62 में तो एक्सटर्नल अग्रेशन, बाहर से अटैक था चाइना का। 71 में लगी तो बांग्लादेश वॉर था दूसरा। तीसरी बार इंदिरा गांधी ने लगाई 352, पर एक्सटर्नल अग्रेशन का रीज़न नहीं दिया। क्या कह दिया? इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रही है। अब उस वजह से उनकी सरकार गिर गई। ये लालू वालू सब वहीं से पैदा हो गए लीडर्स। सरकार गिर गई। जब नई सरकार आएगी तो जिस वजह से पुरानी सरकार गई होगी उस चीज़ को सही करोगे ना, तभी तो जनता खुश होगी। तो उन्होंने क्या बोला? देखो यार, इंटरनल डिस्टर्बेंस का फ़ायदा उठाया था ना इंदिरा गांधी ने, इस वर्ड को ही काट देता हूँ, इसकी जगह लिखता हूँ आर्म्ड रेबेलियन। अब जब तक इस देश में लोग आर्म्स लेके नहीं उतर के बदमाशी करते हैं तब तक इमरजेंसी नहीं लगेगी। समझ में आया? तभी तो मोदी जी कहते हैं मैंने कौन सा देश संविधान की हत्या कर दी। संविधान की हत्या तो ये थी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड का फ़ायदा उठा लिया अपने पर्सनल रीजंस की वजह से। समझ में आ रहा है? अब वो जाने और ये लोग जाने, ये पॉलिटिक्स हमसे नहीं पूछेगा, हमसे इसी पेज से क्वेश्चन पूछेगा। आसान क्वेश्चन पूछेगा तो सीधा 25 जून पूछेगा कि 25 जून को क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन पूछेगा तो वो 25 जून की न्यूज़ पढ़ेगा और 25 जून की न्यूज़ से इमरजेंसी निकालेगा और तुमसे इमरजेंसी से क्वेश्चन पूछेगा। अब चाहे तुम इसको लीगल का क्वेश्चन समझो चाहे जीके का क्वेश्चन समझो, ये तो दोनों में आ सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो है इमरजेंसी 352, 356, 360। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो ये मत पढ़वाना, मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे टाइम वेस्ट होगा। समझ में? अब देखो फ्राइडे को शायद एक स्लॉट खाली है 10 से 12 का ना, फ्राइडे को मैं 10 से 12 क्लास लूँगा। ठीक, ये टॉपिक लिख, और मैं फ्राइडे को कोशिश करूँगा तुम्हारा जुलाई करा दूँ। 7 जुलाई तक हो रखा है। 3-4 बड़े बड़े टॉपिक अभी निपटा दिए, छोटे छोटे टॉपिक्स रहेंगे जिसमें लगभग 2.5 से 3 घंटे लगेंगे, तो 2 घंटे उस दिन कर लेंगे। अगर नहीं होता है तो हम संडे को फिर कर लेंगे। ठीक, और 100% कोशिश करेंगे फ्राइडे
नहीं होता है फ्राइडे को, भागेंगे नहीं, तो संडे हम पूरा जुलाई कंप्लीट कर ले। आज 6 तो पूरा पहला स्लॉट मान लिया। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने तुमको 7 जुलाई तक पढ़ाया था, विद प्रूफ बोल रहा हूँ, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। पेपर आएगा तो मुझे भी पता होगा कहाँ से आया। अब तुम बाद में बोलते रहो नहीं कराया, वो नहीं कराया, मेरे पास तो वीडियो है ना। अब मैंने तुमको एक टॉपिक पढ़ाया, मेरे पास तो वीडियो है, तुम कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो तुम्हारी गलती। 7 जुलाई तक मैंने कराया था, उसके बाद मुझे 3-4 बड़े बड़े टॉपिक निपटाने थे, मैंने निपटा दिए। अब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। फ्राइडे को 8 अगस्त है शायद ना, आज 7 है, 9 है, तो 9 अगस्त को हम कोशिश करेंगे जुलाई पूरी कंप्लीट कर दें, 7 जुलाई के बाद से 1 जुलाई तक का, क्योंकि बड़े बड़े टॉपिक्स हो गए। अगर ये 9 को नहीं होता है तो संडे को क्या 11, हम संडे को फिर क्लास लगाएंगे और अपनी जुलाई कंप्लीट कर देंगे, तो तुमको भी पैनिक कम होगा, है ना। कोशिश ये करनी है कि फ्राइडे को एंड या संडे को हम जुलाई कंप्लीट कर चुके हैं और अगस्त से स्टार्ट कर लें, ठीक। और बाकी देखो, मैं मैम की क्लास इसलिए कह रहा हूँ करने को, मेरी भी क्लास करते रहो, मैं क्लास लूँगा बराबर, बट मैम की क्लास भी इसलिए करते रहो, मैम फैक्ट्स बताती है, हमारा टाइम बचेगा। तो मुझसे कॉन्सेप्ट समझो, मैम तुम्हें कुछ भी पढ़ाती हैं, तुमको अगर कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे कंसेप्ट सीख लो, पर वो जो पॉइंट्स बताती हैं वो लिख लिया करो भाई। वो तुम कितनी भी मेहनत करोगे, तुमसे ज़्यादा मेहनत करके वो पॉइंट्स लाएंगी ना, उन पॉइंट्स को लिख लो। तुमको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, पहले तो उनसे पूछो, पर तब भी तुमको लगता है कि नहीं मुझे उनके नहीं समझ में आ रहा है, तो तुम वो टॉपिक मुझे बता दो कि भाई नीति आयोग मैम ने कराया था, नीति आयोग 5-10 मिनट में ऐसा समझा दो कि नीति आयोग में इंटरेस्ट आ जाए, उसके बाद वो पॉइंट्स पढ़ लो, ठीक, पक्का। जैसे मैम ने एक टॉपिक बताया था आईसीजे के बारे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हाँ वो यूएनओ से रिलेटेड है, हाँ। उसका मतलब कोरिलेशन नहीं समझ में आ रहा, मुझे कभी को बता। देखो 1945 में यूएन बनाया गया। क्यों बनाया गया? दुनिया में शांति रहे, वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ था। एक बार मैंने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बताया था, ठीक। तो यूएन ने अपने 6 बॉडी बनाई। एक बनाया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसमें जितने भी कंट्रीज़ हैं हर कंट्री का एक बंदा आता है, 1 कंट्री 1 वोट, 1 कंट्री जनरल असेंबली, सभा, सब बैठेंगे। इसके बाद दूसरी बॉडी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट। मैंने ये तुमको बताया था, जिनके पास न्यूक्लियर पावर थी, 1967 में नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हुई थी, 4 लोगों ने और बॉम्ब बना लिया था, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, इंडिया। पढ़ाया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वीडियो वापस देख लेना, क्वेश्चन पूछेगा इससे। जब मैं तुमको न्यूज़ पढ़ा रहा था कि पाकिस्तान 10 नॉन परमानेंट में ऐड हो गया है, पढ़ाया था। इसके बाद तीसरी बॉडी होती है यूएन सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट तो सबको यहाँ से सारा काम होता होगा, फाइलें वाइलें। इसके बाद देखो एक बॉडी कौन सी होती है, यूनेस्को। सर यूनेस्को उसके अंदर आता है, एक मिनट, सीजे और एक आ जाए इकोसॉक, और एक और बचेगा, एक तो कैंसिल हो गया ना, वो इकोसॉक कैंसिल हुआ है, ट्रस्टीशिप। अब देखो क्या है, हाँ ये काम समझ में आ गया, इसका काम समझ में आ गया, इसका काम समझ में आ गया। क्वेश्चन इन दोनों से पूछता है, इसका कोई काम ही नहीं है, काम इसी का सबसे बड़ा है, पर स्पेशल काम इसका कुछ नहीं, सचिवालय है, ये सबका काम यहाँ होता है। इसके बाद देखो, अब 2 कंट्रीज़ के बीच में अगर कल को कोर्ट केस करना है तो कौन आ जाएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेग, ठीक। इसका ये काम है। ट्रस्टीशिप और इकोसॉक समझो, इकोसॉक मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। देश में जो दुनियादारी में जितना इकोनॉमिक और सोशल काम हो रहा है, जैसे गरीब देश हैं तो उनको कोविड की वैक्सीन पहुंचानी है, गरीब देश हैं कहीं बाढ़ आ गई वहीं खाना पहुंचाना है, प्रियंका चोपड़ा को गरीब बच्चों के लिए ऐड कराना है, सचिन तेंदुलकर को यूनिसेफ का ऐड कराना है, समझ में आ रहा है। ये सब काम कौन देखता है, इकोसॉक। और फिर एक इसके बाद बता ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप क्या थी, जब 1945 में यूएन बना तो इंडिया तक आज़ाद नहीं था, तो दुनिया में बहुत देश आज़ाद नहीं थे, तो ऐसा बोला जा रहा था कि जब धीरे धीरे हम लोगों को, दुनिया के देशों को आज़ादी मिलेगी
तो हर देश उतना काबिल नहीं है कि वो देश चला सके। देश चलाना बड़ी बात होती है। अब जवाहरलाल नेहरू और गांधी और सरदार पटेल जैसे लोग जो थे, या पाकिस्तान में जिन्ना जैसे लोग थे, ये तो ब्रिटेन से ही पढ़े थे, तो मोस्टली देवर ब्रिटिशर्स। भाई शक्ल ही सूरत तो नहीं थी, बाकी पढ़ाई लिखाई तो उसी लेवल की थी, तो ऐसे लोग तो देश चला ले गए। पाकिस्तान ऑल दो फेल हो गया, वहाँ मिलिट्री स्टेट है। बांग्लादेश में देखो क्या हो रहा है, इंडिया में ये सब तो नहीं होता है। इसीलिए मैं नेहरू की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं कुछ एक पार्टी बिलीवर हूँ। पर तुम बात समझो, पाकिस्तान इंडिया एक साथ बने थे, लोग कल्चर सेम था, रिलीजन के अलावा ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। पर पाकिस्तान को आज देख लो और इंडिया को आज देख लो, बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। कल्चर सेम था, हमने डेमोक्रेसी पे फोकस किया, उधर नहीं किया गया। वहाँ तुम देखो आज भी आर्मी सो स्ट्रॉन्ग, डेमोक्रेसी वहाँ कहने को है। मैं ये कह रहा हूँ, तो अब देखो बहुत सारे ऐसे देश थे जिनके बारे में ये पता था कि ये अपना देश खुद नहीं चला पाएंगे, इनको 5-10 साल मदद करनी पड़ेगी, इनका कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे, उसके बाद जब लगेगा कि ये लोग अपना देश चला लेंगे तो हम किनारे हो जाएंगे। उसके लिए बनाई गई थी ट्रस्टीशिप, कि मुझ पे तुम अपनी कंट्री ट्रस्ट करो। तुम 47 में आज़ाद हुए हो, तुम अपना देश नहीं चला सकते हो, मुझ पे ट्रस्ट करो, मुझे अपनी कंट्री दे दो, मैं 5-7 साल रूल करूँगा, तुम्हारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन बनवाऊँगा, तुम्हारा पीएम बनाऊँगा, प्रेसिडेंट बनाऊँगा, चुनाव कराऊँगा, न्यायालय बनवाऊँगा, सब बनवा दूँगा, उसके बाद में चुपचाप चला जाऊँगा। अब क्योंकि 2023 में दुनिया में शायद ही ऐसा कोई देश है जो गुलाम है, 24 में, है ना? तो अब इसका कुछ काम है? जब इसका कुछ काम नहीं तो ये बॉडी ख़त्म कर दी। तो यूएन के ओरिजिनली कितने ऑर्गन्स? 6 ओरिजिनली, आप कितने? कौन सा ख़त्म? बस यही है। यूनिसेफ, WHO, सब कुछ जो भी यूएन ऐसी चीज़ें करता रहता है ना, फ्री खाना बंटवाना, फ्री दवाई बंटवाना, दोस्ती कराना, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? इकोसॉक। सिक्योरिटी काउंसिल समझ में आ गया, सेक्रेटरीट समझ में आ गया, जनरल असेंबली वन पर्सन वन वोट, इसमें वीटो भी होता है, ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, प्लीज़ इसको देख लेना है, ठीक। उसके बाद सेक्रेटरीट, ICJ, इकोसॉक, ट्रस्टीशिप। 5 परमानेंट याद करने पड़ेंगे, 10 नॉन याद करने पड़ेंगे। वापस जाके देखो, मुझे मत करवाओ, मैं यहाँ वीडियो चलाऊंगा, उसमें मैंने 10 बार बोल रखा है। मैं जीके में अभी भी बार बार बोल रहा हूँ, जितना मैंने जीके पढ़ाया है उतना जीके पढ़ो, जीके में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब तुमको उतना भी याद नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, नहीं याद है। मुश्किल से मुश्किल कितने 22-23 घंटे का होगा, अभी वो अपलोडेड है, उसको वापस रिवाइज़ कर लो, 2x पे रिवाइज़ कर लो। ये कहाँ लिखा है कि तुम स्लो वीडियो देखो? 2x पे वीडियो डालो, सुन लो, 1.7x 7.5 पे सुन लो, 1.5 पे सुन लो, वापस रिवाइज़ कर लो। कुछ नहीं लिखा हो कॉपी में नोट कर लो। जीके में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। फ्राइडे को क्लास करेंगे, हैं? चलो बाय।